हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर के आई हूँ सरोज वर्मा द्वारा लिखी गई कहानी सुहाग, सिंदूर और प्रेम। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। बुआ जी, स्टोर रूम में ये किसी की शादी की तस्वीर मिली है। इसमें ये महिला तो मम्मी जी जैसी ही लग रही हैं, लेकिन इस तस्वीर में मौजूद पुरुष तो पापा जैसे नहीं लग रहे हैं। अविका ने अपनी बुआ सास से पूछा। हाँ, सच कह रही है तू, ये तेरी सास सरगम ही है, दमयंती बुआ बोली। और ये कौन है? अविका ने पूछा। ये तेरे पहले ससुर हैं, दमयंती बुआ बोली। तो क्या मम्मी जी की 2 शादियां हुई थी? ये तो मुझे पुलकित ने कभी नहीं बताया, अविका बोली। ये बात तो पुलकित को भी नहीं पता है तो तुझे कैसे बताएगा? दमयंती बुआ बोली। मुझे कुछ समझ नहीं आया। बुआ जी, आप कहना क्या चाह रही हैं? अविका बोली। वो ये कि तेरे ससुर कमलेश्वर सरगम के दूसरे पति हैं। ये बात तीनों बच्चों में से किसी को नहीं पता, दमयंती बुआ बोली। लेकिन क्यों? अविका ने पूछा। क्योंकि कमलेश्वर नहीं चाहता था कि कोई बच्चों में से ये कहे कि वो उनका दूसरा बाप है, दमयंती बुआ बोली। आप पूरी बात बताइए ना बुआ, बात को ऐसे गोल गोल मत घुमाइए, अविका बोली। तो क्या सरगम और कमलेश्वर की जिंदगी के बारे में जानना चाहती है? दमयंती बुआ बोली। जी हाँ बुआ जी, मुझे भी जानना है। आखिर पूरी बात क्या है? अविका बोली। तो तू सरगम की पूरी कहानी सुनना चाहती है? दमयंती बुआ बोली। जी बुआ जी, आखिर क्या थी मम्मी की कहानी? उन्हें 2 शादियाँ क्यों करनी पड़ी? अविका ने पूछा। तो सुन, मैं सुनाती हूँ तुझे सरगम की कहानी। और इतना कहकर दमयंती बुआ ने कहानी सुनानी शुरू की। ये तब की बात है जब कमलेश्वर और सरगम छोटे हुआ करते थे। दोनों के पिता रेलवे में काम करते थे। कमलेश्वर के पिता स्टेशन मास्टर थे और सरगम के पिता रेलवे में अभियंता थे। दोनों के ओहदे अच्छे थे, इसलिए दोनों को बहुत बड़े सरकारी घर मिले हुए थे। रेलवे कॉलोनी में घर भी बहुत बड़े थे, बिल्कुल बंगलों की तरह। वहीं दोनों बच्चे अपने अपने परिवार के साथ रहा करते थे। कमलेश्वर के पिता रामधनी सिंह, माँ सुमित्रा और 2 बड़े भाई बहन। कमलेश्वर सब में छोटा और दुलारा था। सरगम अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसके पिता शशिकांत गुप्ता और माँ प्रतिमा। सरगम की माँ प्रतिमा और पिता शशिकांत कमलेश्वर के पिता रामधनी और माता सुमित्रा से उम्र में काफ़ी छोटे थे, इसलिए प्रतिमा सुमित्रा को जीजी और शशिकांत रामधनी को बड़े भैया कहकर पुकारा करते थे। कॉलोनी में और भी परिवार थे, लेकिन उनके ओहदे इन दोनों से कम थे, इसलिए इन दोनों परिवारों का रेलवे के और घरों से ज़्यादा संपर्क ना था। परंतु उनके दुख सुख में वे सभी शामिल जरूर होते थे। किंतु ये दोनों परिवार ही एक दूसरे की खुशियों में ज़्यादा शामिल होते थे। इसी तरह दोनों बच्चे सरगम और कमलेश्वर साथ स्कूल जाते और साथ साथ खेलते हुए बड़े हो रहे थे। शशिकांत ने प्रतिमा से प्रेम विवाह किया था, वो भी अपने परिवार की मर्जी के बिना। इसलिए शशिकांत के परिवार वालों के हृदय में शशि के लिए कोई स्थान न था। वो शशि से इसलिए नाराज थे क्योंकि प्रतिमा के माँ बाप नहीं थे। वे एक अनाथ लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते थे। बस प्रतिमा के एक दूर के मामा थे जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। बस इसलिए शशि अपने परिजनों के पास नहीं जाता था। वो कोई भी तीज त्योहार अपने परिवार के साथ मनाने नहीं जाता था। कोई त्योहार आता तो वे अकेले ही अपने परिवार के साथ मनाता था। लेकिन उधर रामधनी का परिवार तीज त्योहार मनाने अपने गांव ही जाता था। सबकी जिंदगी ऐसे ही बीत रही थी। सरगम और कमल के बीच भी दोस्ती और झगड़े चलते रहते थे। एक दिन तो ऐसा हुआ, सरगम अपनी गुड़िया का ब्याह रचा रही थी। उसने मोहल्ले की और भी लड़कियों को शादी की दावत में बुलाया था। गुड़िया उसकी थी और दुल्हा किसी और लड़की का था। लड़कियों का खेल था, इसलिए उसने कमलेश्वर को लड़का समझकर अपनी गुड़िया के ब्याह में बुलाना उचित नहीं समझा। ब्याह रेलवे कॉलोनी के बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर हो रहा था। प्रतिमा ने उस दिन सबके लिए बहुत सारे पकवान बनाए और शादी की सारी व्यवस्थाएं उसी ने की थी। पतल सकोरे, शादी की साज सजावट, सबका इंतजाम उसने ही किया था। उसे भी अच्छा लग रहा था अपनी बेटी की गुड़िया का ब्याह देखकर, क्योंकि वो अनाथ थी। उसके नाज और नखरे उसके पति के सिवाय किसी और ने कभी नहीं उठाए थे।
इसलिए वो अपनी बेटी सरगम के सभी नखरे उठाती थी। उस दिन इतवार था। कमलेश्वर देर तक सोया रहा और फिर जब वे दोपहर के समय बाहर आया खेलने के लिए तो उसने देखा और मन में सोचा, ये क्या हो रहा है। यहाँ तो गुड़िया का ब्याह रचाया जा रहा था, वो भी सरगम की गुड़िया का, और उसने मुझे ही नहीं बुलाया, चुड़ैल कहीं की। और वे गुस्से में दंदनाते हुए सरगम के पास पहुंचकर बोला, सरगम, आज तेरी गुड़िया का ब्याह था ना, और तूने मुझे ही नहीं बुलाया। ये सब लड़कियों के काम हैं, तुम लड़कों का भला यहाँ क्या काम। सरगम बोली, मैं तो तेरा अच्छा दोस्त हूँ ना, और देख तूने ये भगवान जी का काला धागा मेरे गले में बांधते हुए उस दिन कहा था ना कि मैं तेरा पक्का वाला दोस्त हूँ। कमलेश्वर ने अपनी प्रमाणित करते हुए कहा, हाँ कहा था, तो तू अब क्या कर लेगा। जा, नहीं बुलाया और कभी नहीं बुलाऊंगी। सरगम भी तैस में आकर बोली, तेरी ये मजाक, तू मुझे नहीं बुलाएगी। और इतना कहकर कमलेश्वर ने सरगम की गुड़िया फेंक दी और सारा सामान भी बिखेर दिया। सरगम भी कहाँ कम थी, उसने कमलेश्वर की हथेली अपने मुंह में भर ली और इतनी जोर से दांत गड़ाए कि खून निकल आया। कमलेश्वर दर्द से चीख उठा। उसकी चीख सुनकर सब बाहर भागे। तब तक कमलेश्वर की पूरी हथेली खून से भर चुकी थी और काटने के बाद सरगम डर के मारे घर में कहीं छुप गई। इधर कमलेश्वर को डॉक्टर के पास ले जाया गया। अब कमलेश्वर पट्टी करवाकर आ चुका था, लेकिन सरगम का अभी तक कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ गई है। अब तो प्रतिमा रोने को हो आई और करम पर हाथ रखकर बैठ गई। उसे लगा ऐसा ना हो कि उसकी बच्ची डर के मारे किसी रेल में बैठकर कहीं चली गई हो। अब चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। मुहल्ला भर सरगम को खोजने में लग गया, लेकिन सरगम कहीं ना मिली। अब रेलवे पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी गई। पुलिस भी सरगम को ढूंढने में लग गई। आधी रात होने को आई। सरगम को खोजते खोजते लेकिन सरगम कहीं ना मिली। माथे पर हाथ रखकर सब बाहर बैठे थे। शशिकांत को हल्की ठंड महसूस हुई तो उसने प्रतिमा से कहा कि भीतर से शॉल ले आओ। शशिकांत के कहने पर प्रतिमा भीतर शॉल लेने पहुंची। उसने कपड़ों की बड़ी सी टोकरी को टटोला तो सरगम उन्हीं कपड़ों के बीच में घुसी सो रही थी। जैसे ही प्रतिमा ने सरगम को देखा तो मारे खुशी के चिल्ला उठी, मिल गई सरगम, सरगम मिल गई। सब दौड़े दौड़े भीतर आए। शशिकांत और प्रतिमा ने उसे अपने सीने से लगा लिया और तभी कमलेश्वर भी भागकर आ पहुंचा और उसने सरगम से पूछा, कहाँ चली गई थी तू? मैं तो डर ही गया था। मैंने तुम्हें दांत से काटा था ना, इसलिए मैं बहुत डर गई थी और डर के मारे इस टोकरी में आकर छुप गई। फिर मुझे नींद आ गई। सरगम ने मासूमियत से जवाब दिया। अब बड़ों के बोलने लायक कुछ बचा ही नहीं था। दोनों ने इस झगड़े को आपस में सुलझा लिया था। दिन बीतते जा रहे थे। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। अब सरगम 11 की पूरी होकर 12वें साल में पहुंच गई थी और कमलेश्वर भी 13वें साल में पहुंच गया। दोनों की दोस्ती अब भी बरकरार थी। हालांकि कभी कभी प्रतिमा सरगम से कहती भी थी, अब तू बड़ी हो रही है, कमल से तेरी ज्यादा दोस्ती ठीक नहीं। क्यों? वो तो मेरे बचपन का दोस्त है, उससे दोस्ती ठीक क्यों नहीं? सरगम पूछती। सरगम का जवाब सुनकर प्रतिमा भी चुप हो जाती। अब वो भी क्या कहती और कैसे समझाती सरगम को। इसी बीच प्रतिमा 2 बार गर्भवती हुई, लेकिन जैसे ही 2-3 महीने ऊपर जाते तो उसका शरीर उस बच्चे को स्वीकार न करता और उसके गर्भ को सूना करके पुनः भगवान के पास लौट जाता। अब प्रतिमा और शशिकांत ने ये सोचकर संतोष कर लिया था कि चलो एक संतान तो है, वे संतानहीन तो नहीं हैं और फिर उनकी बेटी किसी राजकुमारी से कम थोड़े ही हैं। और वक्त मुट्ठी से रेत की तरफ फिसला जा रहा था। फिर एक दिन शशिकांत रेल में किसी गड़बड़ी को देख रहे थे। रेल के इंजन में बाहर की ओर खड़े होकर कुछ ठीक करने का प्रयास कर रहे थे और तभी उन्हें बिजली का झटका लगा। तब वे अपना संतुलन खो बैठे और रेलवे की पटरी पर आकर गिरे। उनका सिर पटरी से इतनी जोर से टकराया कि फिर वो कभी भी खड़े ना हो सके। शायद उनके सिर में गंभीर चोट आई थी। रेलवे कॉलोनी में जब उनकी मौत की खबर पहुंची तो सब जगह हाहाकार मच गया। प्रतिमा को तो ना कुछ होश था और ना कोई खबर। उनके तो आंसू ही ना निकले थे। शशिकांत का परिवार भी बेटे की मौत की खबर सुनकर गांव से आ पहुंचा था। जवान बेटे की मौत का इल्जाम बहू के सिर पर थोपकर और बेटे की अस्थियां लेकर वे भी रवाना हो गए। रह गए माँ बेटी, जिन्हें रामधनी के परिवार ने संभाला। शशिकांत की मौत की खबर सुनकर प्रतिमा के मामा भी गांव से आ पहुंचे थे।
उन्हें देर से खबर मिली, इसलिए पहले ना आ पाए। और जिस रोज मामा आए उसी रात सरगम को इस दुनिया में अकेला छोड़कर प्रतिमा भी अपने ससी के पास चली गई। रोती बिलखती सरगम को कमलेश्वर की माँ ने संभाला। इतनी सी उम्र में उस पर दुखों का पहाड़ टूट गया। प्रतिमा का अंतिम संस्कार करके बूढ़े मामा अपनी भांजी की अस्थियां और अपनी नातिन को लेकर गांव की ओर रवाना हो गए और पीछे छूट गई कमलेश्वर और सरगम की दोस्ती। इधर सरगम आंसू बहाती रहती और उधर कमलेश्वर को उसके घर वालों ने बड़ी मुश्किल से संभाला। सरगम अपनी माँ के मामा जी यानी अपने नाना रघुवर दयाल जी के साथ उनके घर आ पहुंची तो उसको देखते ही उनकी पत्नी यानी कि सरगम की नानी संतोषी का मुंह बन गया और रघुवर दयाल जी से बोली, बड़ी मुश्किलों से तो अनाथ माँ से पीछा छूटा था, अब तुम उसकी अनाथ बेटी को उठा लाए। तुमने क्या अनाथों को पालने का ठेका ले रखा है? चुप रहो तुम, कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। भला किसके भरोसे परदेश में अनाथ लड़की को छोड़ देता? कुछ भी हो, चाहे दूर की ही सही, है तो अपने रिश्तेदार की ही बेटी और ऊपर से कन्या। फिर इंसानियत के नाते ही कुछ सोच लिया करो। भगवान को क्या मुंह दिखाओगी अगर इतना पाप कमाओगी तो? रघुवर दयाल जी गुस्से से बोले, देखो ज्यादा ताव मत दिखाओ। जिंदगी भर माँ को रखा और अब बेटी को भी खिलाएं पढ़ाएं और फिर ब्याह का खर्चा भी उठाएं। हमने क्या यहाँ यतीम खाना खोल रखा है? संतोषी बोली, तुम्हारा नाम संतोषी किसने रखा? क्योंकि तुम्हारे नाम के अनुसार तो तुम्हारी प्रकृति बिल्कुल भी नहीं है। कभी किसी की भलाई के बारे में भी सोच लिया करो, कुछ तो संतोष रखा करो। जब मरोगी तो क्या ये धन दौलत सिर पर लाद कर ले जाओगी? कुछ नहीं जाता संग, सब यहीं का यहीं धरा रह जाता है। रघुवर दयाल जी बोले, तो तुम क्या चाहते हो? सब कुछ दान कर दूं और सड़क पर कटोरा लेकर भीख मांगने बैठ जाऊं? संतोषी बोली, यहाँ कोई किसी का हिस्सा नहीं बांटता, सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। रघुवर दयाल जी बोले, तुम्हें जो दिखे सो करो। इतना कहकर संतोषी भीतर चली गई और रघुवर दयाल जी सरगम को लेकर खेत वाली कच्ची कोठरिया में रहने चले गए। संतोषी भीतर पहुंची तो उसका बड़बड़ाना चालू रहा। उसका बड़बड़ाना देखकर उसकी बहू कनकलता ने पूछा, अम्मा क्या बात है, किस पर इतना गुस्सा हो रही हैं आप? अब तू ही बता। सालों पहले अनाथ प्रतिमा को मैंने इस घर में रहने दिया, वो तो मैं जैसे तैसे सह गई, लेकिन अब उसकी अनाथ बेटी को भी तेरे बाबूजी घर उठा लाए। संतोषी बोली, अच्छा तो ये बात है? कनकलता बोली, हाँ यही बात है। अब तेरी कालिंदी सियानी हो रही है, उसका ब्याह भी तो करना है। कब तक ऐसे ही अनाथों को पालते रहेंगे? मैंने कह दिया कि मैं प्रतिमा की बेटी को यहाँ नहीं रखूंगी, तो मुंह फुलाकर खेत वाली कोठरिया में रहने चले गए हैं उस लड़की के साथ। संतोषी बोली,